नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट, इस पर पार्लियामेंट में जिस तरीके से मोदी की जीत हुई है, अमित शाह की स्ट्रेटजी काम आई है, उस पर तो अब तक विपक्ष की पार्टियां आपस में झगड़ा कर रही है। पहले बीजू जनता दल में झगड़ा हुआ, उसके बाद अब टीएमसी के अंदर झगड़ा चल रहा है इस बात को लेकर कि राज्यसभा में उनके कुछ सांसदों का वोट कैंसिल कैसे हो गया, दूसरे की कुर्सी पर जाकर कैसे बैठकर उसने वोटिंग कर दी। और इस बात को लिए विपक्ष के कई नेता टीएमसी के ऊपर हमलावार है कि क्या टीएमसी के भी कुछ सांसद इसके सपोर्ट में थे और इसलिए जानबूझकर, चूंकि विप का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, बायकॉट नहीं कर सकते थे, सपोर्ट में वोट नहीं दे सकते थे, तो कुछ खेला कर दिया। उसने दूसरे के चेयर पर जाकर वोटिंग कर दी, जिससे उसका वोट ही कैंसिल हो गया। ये कई नेताओं की बात है जो कि राज्यसभा में और लोकसभा में ऐसा खेल करते नजर आए थे। इसके कारण विपक्ष में फूट पड़ी हुई है, लेकिन पार्लियामेंट में जिस तरीके से जीत पीएम मोदी की हुई है, उससे भी बड़ी जीत इस बार सुप्रीम कोर्ट में हो गई। सुनवाई से पहले ही पीएम मोदी जीत गए। ये विपक्ष के 10-10 याचिकाएं, मौलाना गैंग की याचिकाएं, ये सब काम आने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा खेल हो चुका है। जिस तरह से सुनवाई की डेट निर्धारित हो गई, बेंच बन गए और बेंच में जिन जजों को रखा गया, उससे इन लोगों के बीच परेशानियां बढ़ गई है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों ही परेशान हैं इस बात को लेकर कि आगे क्या होगा। हमने तो पूरी कोशिश की और इसलिए बड़े बड़े वकीलों की फौज इकट्ठी की गई, अलग अलग पार्टियों और अलग अलग संगठनों ने याचिका दायर की, ताकि एक ही पार्टी या संगठन अगर याचिका दायर करती तो वो 4-5 वकील हायर नहीं कर सकती थी। इसलिए संगठन बदला गया कि कौन से वकील का कहां चल जाएगा, किसके मुद्दे गर्म होंगे, किनका किनके साथ बेहतर तालमेल होगा, जज के साथ, वकील के साथ, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी को भी लाओ और उसके लिए केरल से समस्त केरल उलेमा की तरफ से लाया गया। दूसरी तरफ जमीयत उलेमा की तरफ से ये कपिल सिब्बल भी आ गए, तो वैसी की तरफ से निजाम पाशा भी आ गया। ये पूरे वकीलों की फौज है, जो 10 याचिकाओं में 10 से ज्यादा वकील हैं, जो अलग अलग लोगों की पैरवी करते नजर आएंगे। लेकिन ये पैरवी ऐसे नहीं थी। इसके लिए तो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि कैसे अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जाए, सीजेआई खन्ना के ऊपर दबाव डाला जाए। और इसलिए कपिल सिब्बल सबसे आगे आए। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका में मदनी की तरफ से बोला कि अभी तो अर्जेंट हियरिंग चाहिए, कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट से हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो अब देर किस बात का, जल्द से सुनवाई कीजिए। लेकिन सिब्बल को झटका उस समय लगा जब सीजेआई ने सीधे तौर पर कह दिया, आप पूरी व्यवस्था को जानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में आप ऐसी बातें मत कीजिए, अर्जेंट हियरिंग की जरूरत है तो तत्काल कल ही सुनवाई कर दी जाएगी। आप पहले याचिका दीजिए, कंप्यूटराइज सर्विसेज है, उसके लिए डेट तय होंगे, जब वो डेट आएगा तो उसके बाद हम लोग मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे कि किस दिन सुनवाई हो। और इसलिए पहले कंप्यूटराइज तरीके से कंप्यूटर ने दिया 15 तारीख का डेट, और फिर उस पर चर्चा हुई कि 15 को सही है या 16 को सही है। और फिर सीजेआई ने एक बेंच बनाई 3 जजों की, और 3 जज के बेंच में 16 तारीख को सुनवाई के लिए तारीख दी गई कि 16 अप्रैल को पहली सुनवाई करेंगे, यानी याचिकाओं के बारे में विचार करेंगे, इसे सारे एक्सेप्ट किया जाए, सारे को मर्ज किया जाए, और फिर इसको एक्सेप्ट करने के बाद सरकार से क्या बात की जाए, क्योंकि सरकार ने भी तो कैविएट डाल दिया कि नहीं, अब हमारी बात सुने बिना आप कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास नहीं करेंगे। क्योंकि बात यही थी कि ये लोग चाहते थे कि किसी तरह ये मामला अटका रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जेंट हियरिंग हो और उसके बाद कोई इंटरिम ऑर्डर पास हो कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी न करे, वक्फ बोर्ड
के ऊपर कोई एक्शन न ले, यानी कि उसके वक्फ बोर्ड काउंसिल में, वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी में कोई हस्तक्षेप न करे, ट्रिब्यूनल में नए लोग न जोड़े जाएं, पहले के जो स्टेट वक्फ बोर्ड और जो वक्फ बोर्ड बना हुआ है काउंसिल, उन सब में यथा स्थिति बरकरार रखें। ऐसे ही अंतरिम आदेश ये पारित करवाना चाहते थे, लेकिन इनकी एक न चली। पहली बार में ही ये सामने से हारा हुआ महसूस करने लगे। कपिल सिब्बल चीखते चिल्लाते रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिषेक मनु सिंह भी पीछे से सेटिंग करने की कोशिश करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर 16 तारीख की डेट निर्धारित हो गई सुनवाई की, 16 अप्रैल। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरीके से 16 अप्रैल का डेट है, उसके बाद की स्थितियों को देखते हुए ही लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई से पहले ही हार गए हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीता हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कोर्ट में भी जीत गए, क्योंकि 16 अप्रैल को 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। उसको लीड कौन करेंगे? सीजेआई संजीव खन्ना। उनके साथ होंगे पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। ये 3 जजों की बेंच बनी है। लेकिन सुनवाई के बाद क्या होगा? सुनवाई की पहली तारीख को यह तय किया जाएगा, याचिकाओं को एक्सेप्ट किया जाए और आगे इस पर कैसे सुनवाई की जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा? 16 अप्रैल के बाद से ही कोर्ट की स्थिति बदलने वाली है। वहां से आगे बढ़ेंगे। अगली तारीख के लिए अप्रैल का समय नहीं दिया जा सकता, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 16 तारीख के बाद 14 दिन बचता है, जिसमें से 5 दिन छुट्टी है। 9 वर्किंग डे के बीच आप कितनी तारीखें दे देंगे? कई पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं। और तीसरे तरफ उसके बाद मई महीने में एंटर करते ये रिटायरमेंट की तैयारी, विदाई की तैयारी शुरू हो जाएगी सीजेआई संजीव खन्ना की। वो 13 मई को रिटायर करने वाले हैं। लेकिन 13 मई की बात देखें तो 13 मई से पहले 10, 11, 12 ये 3 दिन कोर्ट की छुट्टी है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा और उससे पहले सैटरडे और संडे की छुट्टी है। 9 मई तक वो वर्किंग मोड में रहेंगे। उसके बाद 13 मई को विदाई की तैयारी होगी। लेकिन पहले वीक ऑफ मई में, जो कि उनके रिटायरमेंट का सप्ताह रहेगा, उस सप्ताह में कई आयोजन उनके सम्मान के लिए किए जाएंगे, बार एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से, और उसके साथ साथ कई जगह पर उन्हें जाना भी पड़ेगा। इसलिए उस सप्ताह भी इनके बेंच में सुनवाई होना मुश्किल है। और उसके बाद जब सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे तो फिर नए सीजेआई की नियुक्ति होगी। तो जैसे ही नए सीजेआई बनेंगे, रोस्टर पर उनका अधिकार होगा और फिर वो ये तय करेंगे कि उनके नेतृत्व वाली जो बेंच बने, उस बेंच में कौन कौन से जज हो सकते हैं। क्योंकि सारे सीजेआई जो अपने नेतृत्व में बेंच बनाते हैं, जो हेड करते हैं जिस बेंच का, उसमें ये तय करते हैं कि किन जजों के साथ मेरा तालमेल कैसा होगा। क्योंकि सीजेआई अगर कोई बेंच को लीड करते हैं, 3 जजों की बेंच हो, 5 जजों की बेंच हो, अगर 3 जज की बेंच में उनके तालमेल वाले जज नहीं रहेंगे तो उसके बाद ये फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है। अगर 2 जज एक साथ एक मुद्दे पर एक फैसले के साथ हैं और सीजेआई का फैसला अलग है, तभी भी वो फैसला माना नहीं जाएगा, वो हार जाएंगे। इसलिए तालमेल जरूरी होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस बेंच में सीजेआई हो उसमें तो वही निर्धारित करेंगे। कॉलेजियम के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, तो इसलिए कॉलेजियम अगर निर्धारित करेगा रोस्टर, तो उसमें उनकी भूमिका बड़ी होगी। इसलिए उसके बाद नए मामले सामने आएंगे, नए बेंच बनने होंगे। लेकिन ये तत्काल नहीं हो सकता, क्योंकि मई में देखिए तो वहां कितनी छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में है। पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है कि 13 मई को रिटायर करेंगे सीजेआई संजीव खन्ना और उसके बाद नए चीफ जस्टिस जो कि ओथ लेंगे, तो 26 मई के बाद एक ही साथ समर वेकेशन शुरू हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो पार्शियल वर्किंग डे होता है। यानी वहां सिर्फ वैकेशनल कोर्ट बैठती है, सारे जज नहीं बैठते। जो छुट्टी पर जाते हैं, एक एक करके छुट्टी पर जाते हैं, क्योंकि ये पूरा गर्मी की छुट्टी जो इनकी है वो 49 दिनों की है।
49 दिनों के अंदर सैटरडे संडे भी आते हैं, कुछ और छुट्टियां हैं, लेकिन यह पूरा कैलेंडर भरा पड़ा है कि कैसे 26 मई के बाद से गर्मी की छुट्टी होगी, 13 जुलाई तक ये गर्मी की छुट्टी चलती रहेगी और बीच में सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, लेकिन ये पार्शियल वर्किंग डे होगा जिसमें कुछ वैकेशन जज बैठेंगे, वैकेशनल कोर्ट बैठेगा और उसके बाद जुलाई के बाद शुरू होगा इस वक्फ बोर्ड एक्ट के ऊपर सुनवाई फुल फ्लेज। लेकिन ये 3-4 महीने का समय है जिसके अंदर कोई इंटरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता और इनकी सबसे बड़ी भूमिका इन सारे वकीलों की और इनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई सुनवाई हो तो उसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए। जैसे वक्फ एक्ट के पहले वर्शिप एक्ट पर सुनवाई हुई और उस वर्शिप एक्ट पर इन लोगों ने जो याचिका दायर की जिसमें जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर विशेष ध्यान दिया गया था और इसने मांग की कि देखिए वर्शिप एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन किया गया, जो ज्ञान वापी मामले में तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ साहब थे और उन्होंने कह दिया कि किसी भी रिलीजियस प्लेस पर अगर दूसरे रिलीजन के कहीं भी दूसरे धर्म के कोई सबूत मिल सकते हैं तो उसमें पूजा के अधिकार से रोका नहीं जा सकता। ये ज्ञान वापी वाले में था और उस टिप्पणी के बाद याचिकाओं की ढेर लग गई और उसके बाद हर मस्जिद में हर दरगाह में मंदिर ढूंढे जाने लगे। इसलिए आप कम से कम इसे रोकिए और इसे रोकिए के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश जारी हो गए और उस अंतरिम आदेश में कह दिया गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, सुनवाई चल रही है, तब तक किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में किसी भी मस्जिद दरगाह के लिए याचिका दायर नहीं की जाएगी कि यहां एएसआई सर्वे करवाया जाना चाहिए। इसके सर्वे में यह बताया जाना चाहिए कि यहां पहले प्राचीन मंदिर थे और उसको तोड़कर बनाई गई है ये मस्जिद या दरगाह। तो इसलिए इस अंतरिम आदेश के बाद संभल के मामले पे ये अंतरिम आदेश आया था, उसके बाद ये मामला ही शांत हो गया। जहां अजमेर शरीफ दरगाह उसके खिलाफ भी मामला याचिका चल रही थी, सारी सुनवाई रुक गई और अब मंदिर ढूंढे नहीं जा रहे। ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश पारित करवाने की स्ट्रेटजी ये लोग बनाते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी तो फेल हो गई। अब लग नहीं रहा कि वो स्ट्रेटजी अब इनकी कामयाब होगी। लंबा खिंच गया। तब तक 3 महीने में प्रोटेस्ट करो, हंगामा करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, लेकिन सरकार अपना काम करती रहेगी। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे करती रहेगी। सरकार वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी। उसमें पूर्व जज ही होंगे, उसमें कोई इमिनेंट पर्सनालिटी होगा जो जमीनी मामलों की जानकारी रखता है, दस्तावेजों की जानकारी रखता है और इसके साथ ही काउंसिल में, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में भी परिवर्तन होगा, फिर याचिकाएं दायर की जाएगी और फिर कई वक्फ प्रॉपर्टी जो विवादों में है, 73,000 से ज्यादा तो अभी ही विवाद चल रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर, इन पर सील मुहर लगाया जाएगा, यानी कि उन प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा, अटैच किया जाएगा कि जब तक विवाद खत्म नहीं होता ये वक्फ के पास नहीं रहेगा। साथ ही उन लोगों के लिए समस्या पैदा होगी जो वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी बपौती बनाकर रखे हुए हैं और उनके खिलाफ भी विवाद पैदा होगा तो सुनवाई के लिए कोर्ट में मामला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जितना चीख चिल्ला रहे थे, सुनवाई के पहले ही पीएम मोदी ये मामला जीत चुके हैं और इनके हाथों से फिसल चुका है। ये सुनवाई बाद में होगी, लेकिन बेचैनी इनके बीच इसी बात को लेकर है कि अर्जेंट हियरिंग के लिए हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया और बेंच जो बनाई गई है उसमें सीजेआई संजीव खन्ना को आने की जरूरत क्या थी, क्योंकि वो अगले महीने ही रिटायर करने वाले हैं। तो ये पूरा मामला ऐसे अटक गया है, पेच फंस गया है कि अब ये सुनवाई होते होते 1-2 साल लग जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब तक आधी से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी सील कर ली जाएगी जो इन लोगों ने हड़पा है। इनक्रोचमेंट जो इनक्रोच प्रॉपर्टी है उस पर दावेदारी की जाएगी और आधे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी सरकार के कंट्रोल में होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।